दे पंख मेरा कहता है ये परिंदा, खोल दे पंख मेरा कहता है ये परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी और आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी फिजिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को हम पढ़ रहे हैं। उसमें पढ़ेंगे पदार्थ क्या होता है। दोस्त, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं चार्ज प्रवाहित के अनुसार, मतलब आवेश प्रवाहित के अनुसार कितने तरह के होते हैं। दोस्त, इसको हम ध्यान देंगे। तो आइए हम देखते हैं, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्त, आइए हम देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। दोस्तों, पदार्थ धरती पर वो सभी है जो स्थान घेरता है, ये हम जानते हैं। और पदार्थ जो भी होगा दोस्त किससे बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है दोस्त, ठीक है। और जो परमाणु होता है दोस्त, वह सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी पदार्थ की, सबसे छोटी यूनिट होती है, ये हमको पता है। और परमाणु के अंदर नाभिक होता है दोस्त, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिनके अंदर परमाणु हैं, उन परमाणु के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं दोस्त? बाहर निकल गए होते हैं। तो जब बाहर निकल जाएंगे तो यह स्वतंत्र कहलाएंगे, ठीक है। और ये जो पूरा पदार्थ है, इसमें कौन चार्ज आ जाएगा? तो यहाँ धन चार्ज हो जाएगा दोस्त। क्यों? जब इसमें था तो इस पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। जब निकल गया तो यहाँ धन चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर ऋण। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा देख लीजिए इसको। देखिए दोस्त, नाभिक में उतना ही प्रोटॉन होता है जितना बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर प्रोटॉन 5 गो है तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 5 ही होगा दोस्त, ठीक ना। वह ऊपर होगा, हर जगह होगा, ठीक है। और इस पर ऋण होता है, इस पर ऋण होता है, ऋण होता है, ऋण होता है, ऋण होता है, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, एक पर धन एक पर ऋण आवेश। तो धन ऋण कट जाएंगे आपस में, धन ऋण कट जाएंगे, धन ऋण कट जाएंगे दोस्त, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो जो पूरा पदार्थ है वो कैसा आवेश वाला होगा? वह आवेश विहीन होगा, उस पर कोई आवेश नहीं होगा, उदासीन होगा दोस्त, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए यहां से, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ क्या बच जाएगा? एक्स्ट्रा धन ही तो बच जाएगा। ये तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, लेकिन इसका प्रभाव खत्म हो पाएगा क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन बाहर चली गई है तो कौन खत्म करेगा प्रभाव को? तो इस पर कौन चार्ज आ जाएगा? इस पर धन चार्ज आ जाएगा दोस्त। आ चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहर गई है तो बाहर कौन चार्ज आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इसे हम क्या बोलते हैं? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के अनुसार ही, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के अनुसार, देखिए कुछ पदार्थों में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ में बहुत ज्यादा, कुछ में बहुत कम होते हैं। तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही हम पदार्थ को बांटेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे दोस्त। और कितने तरह के होते हैं पदार्थ? किनके अनुसार? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के अनुसार, ठीक है। वो 4 तरह के होते हैं: चालक, कंडक्टर, सेकेंड है वैद्युत रोधी या अचालक, अंग्रेजी में इंसुलेटर, तीसरा है परावैद्युत यानी डाई इलेक्ट्रिक्स, और चौथा है दोस्त अर्धचालक या सेमीकंडक्टर, ठीक है। आइए इसको हम देखते हैं क्रम से। पहला हम पढ़ते हैं चालक के बारे में। चालक क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंडक्टर। यह वह पदार्थ होता है जो दोस्त जिसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र जो होते हैं, मतलब ऐसा पदार्थ जिसके अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं, वैसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? वैसे पदार्थ को हम चालक बोलते हैं। अगर उदाहरण दें तो धातुएं हो जाएंगी, स्वच्छ जल हो जाएगा,
ऐसे बहुत सारे पदार्थ हो जाएंगे जो चालक का काम करते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए, जो चालक होता है उसमें क्या होता है कि आसानी से धारा प्रवाहित होती है, मतलब विद्युत धारा क्या होती है उसमें, आसानी से प्रवाहित होती है दोस्तों, ठीक है। जो चालक होता है उसमें वह एक आदर्श आवेश प्रवाहित करने वाला पदार्थ होता है। कौन? चालक। बात समझ में नहीं आई? सभी धातुएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। चलिए, सेकंड है वैद्युत रोधी, माने विद्युत को रोकने वाला, विद्युत को न बहने देने वाला, आवेश को न बहने देने वाला, इसी को हम अचालक भी बोलते हैं। जो चालक नहीं है, जिसमें धारा नहीं बहेगा, अंग्रेजी में इंसुलेटर, मतलब ठीक इसका उल्टा है दोस्त। जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं के बराबर होता है, बिल्कुल ही नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अचालक। उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, क्योंकि आवेश का वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, निर्भर उसी पे पड़ता है, चार्ज ही होते हैं वाहक, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे में लकड़ी है, प्लास्टिक है दोस्त, ये सब क्या है? इंसुलेटर है, विद्युत रोधी है, अचालक है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, तीसरा है परावैद्युत। परावैद्युत ऐसा एक अचालक होता है। क्या होता है? अचालक। ये वास्तव में क्या होता है दोस्त? तो ये वास्तव में अचालक होता है, ठीक है, अचालक होता है। लेकिन जब इसके पास कोई आवेश ले जाया जाता है, कोई चार्ज ले जाया जाता है, कोई विद्युत क्षेत्र पैदा किया जाता है, तो उससे प्रेरित होकर के, जिससे हम पीछे पढ़े थे, प्रेरणा द्वारा हम लोग चार्ज सीखे थे ना, तो ऐसी कोई पदार्थ है, अचालक है मान लीजिए ये, लेकिन इसके पास यदि कोई हम चार्ज लाएं आसपास, तो क्या होता है? यह प्रेरित हो जाता है, और इस पर कौन सा? इस पर ऋण चार्ज या कोई अन्य चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अब यह धन चार्ज है तो ऋण चार्ज हो जाएगा, यहां अगर ऋण चार्ज है तो धन चार्ज हो जाएगा। तो ये प्रेरित होकर के चार्ज इस पर आ जाता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं दोस्त? परावैद्युत। वास्तव में इसका मतलब यह है कि इसमें बिना आवेश के प्रवाहित होना, मतलब हम देख रहे हैं कि अन्य जगह आवेश दौड़ेगा तब धारा पैदा होगी, क्षेत्र पैदा होगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां बिना आवेश के प्रवाहित होने के बिना यहां पे क्या होता है? यहां पे आवेश या क्षेत्र पैदा हो जाता है दोस्त, ठीक है। चलिए, इसे हम कहते हैं परावैद्युत या डाई इलेक्ट्रिक्स, ठीक है, परावैद्युत। आप सुने होंगे परावैद्युत क्षेत्र। तो ऐसा होता है जहां कोई बाहर से आवेश आए तो उससे प्रेरित होकर उस जगह पे, उस पदार्थ के अंदर क्या हो जाए? आवेश क्षेत्र पैदा हो जाए, ठीक है। ऐसे को हम क्या बोलेंगे? परावैद्युत बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। चौथा है दोस्त अर्धचालक। इसकी नाम ही है आधा चालक है, इसमें आधा ही प्रवाहित होता है, मतलब कहने का सेमीकंडक्टर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पदार्थ है दोस्त, क्योंकि सेमीकंडक्टर के ऊपर पूरा एक किताब है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉनिक्स चीज बनती हैं, पदार्थ बनती है, मोबाइल, कंप्यूटर इतने बनते हैं दोस्त, उनके अंदर जो पार्ट प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आईसी हुआ, गेट हुए, और सारे मतलब ट्रैक हुए, जितने भी होते हैं दोस्त, सब सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो जो परावैद्युत पदार्थ है उसमें क्या आएगा दोस्त? मोम आ जाएगा, है ना, मोम आ जाएगा, रबड़ आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे इसके अंदर उदाहरण, ठीक है। मोम, रबर, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। और चालक में क्या होता है? और चालक में इन सबको हम विधिवत पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी हम बस इसका परिचय देख रहे हैं दोस्त। चलिए, और चालक में क्या होता है कि ये नॉर्मली क्या होता है कि अचालक होता है। ये कैसा व्यवहार करता है? अचालक। किस पर? 0 केल्विन पर। जब तापमान कितना होता है दोस्त? 0 होता है, तो ये बिल्कुल अचालक होता है। लेकिन जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ये क्या होने लगता है? ये चालक जैसा व्यवहार करने लगता है, धीरे धीरे चालक बनने लगता है, ठीक है। या इसमें कोई अशुद्धियां मिलाते हैं, तो अशुद्धियां मतलब कोई केमिकल मिलाते हैं, अशुद्धियां, तो ये मिल करके क्या बनता है? चालक का व्यवहार करने लगता है। लेकिन नॉर्मली तापमान पर क्या होता है? ये अचालक होता है, ठीक है। चलिए,
बात समझ में आ गई होगी मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये 4 तरह के पदार्थ होते हैं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के अनुसार, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में, ठीक है। चालक, वैद्युत रोधी, परावैद्युत और चालक, ये क्या होते हैं आप विधिवत देख लीजिएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके परावैद्युत आपके सामने नया होगा, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे इसको, है ना। चलिए, यह पदार्थ होता है जो नामरी तो अचालक होता है, लेकिन इसके आसपास कोई आवेश आती है तो यह प्रेरित होकर के आवेशित हो जाती है दोस्त, और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं दोस्त, शुरू करते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम हम शुरू कर रहे हैं दोस्त, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि कोई दो आवेश यदि है Q1 और Q2 दोस्त, इनके बीच की दूरी कुछ होगी, और आवेश क्या करते हैं, एक आवेश धन एक आवेश ऋण होगा, तो आपस में आकर्षण करेंगे, मतलब आपस में खींचेंगे, खींचने का बल लगाएंगे। अगर दोनों एक ही आवेश हैं तो प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे दोस्त, ठीक है। तो हमने देख लिया है कि बल लग रहा है, चाहे खींचने वाला चाहे प्रतिकर्षण वाला, लेकिन बल का मान क्या है, तो दोस्त बल के मान के लिए 1785 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक, मतलब फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलाम, इनका नाम था कूलाम दोस्त, ठीक है ना, इनका नाम क्या था, कूलाम था। तो 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने एक सिद्धांत दिया कि जो दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल लग रहा है दोस्त, वो कितना लग रहा है उसके बारे में दिया, और वो लग रहा है कितना, उसके विषय में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक थ्योरी दिया। उन्होंने कहा किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, कोई दो आवेश हों, छोटे आवेश हों, और वो स्थिर हों, गतिमान नहीं है, तो उन दोनों के बीच एक वैद्युत बल काम करेगा, और दोनों के बीच जो वैद्युत बल काम करेगा उसका मान होगा दोनों आवेश के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब अगर Q1 है और Q2 है तो दोनों को गुणा कर देंगे, और जब गुणनफल आएगा उसके अनुक्रमानुपाती, मतलब गुणनफल ज्यादा आएगा तो बल भी ज्यादा आएगा, गुणनफल कम आएगा तो बल का मान भी कम आएगा, ठीक है दोस्त। और उन्होंने कहा कि बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के अनुक्रमानुपाती था, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा, मतलब कहने का व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है कि दूरी जितना अधिक रहेगा, जितना दूरी अधिक रहेगा उतना ही बल काम कम करेगा। ये कैसे, ध्यान दीजिए, पहला कथन ये हो गया, F जो है समानुपाती है Q1 इंटू Q2 के, और सेकेंड कथन है दोस्त वही बल जो है उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा, मतलब इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा, इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, मतलब जितना हम दूर करेंगे वस्तुओं आवेशों को तो बल कम लगेगा, जितना हम पास करेंगे बल ज्यादा लगेगा। इसका मतलब है कि यदि आवेश का मान अधिक होगा तो गुणनफल भी अधिक आएगा, गुणनफल अधिक आएगा तो दोस्त बल भी अधिक लगेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, जब दोनों कथन को हम जोड़ते हैं तो लिखते हैं, देखिए ऐसे हैं, ये आपको पता होगा, जो समानुपाती थे ऊपर हो गए और जो व्युत्क्रमानुपाती थे नीचे हो गया, ऐसे हो गया। और जब इस समानुपाती को हटाते हैं दोस्त, बराबर करते हैं, तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट गुणा करते हैं। यहाँ पे के क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है, यही कांस्टेंट है, ये क्या है, समानुपाती नियतांक है, ठीक है, नियतांक है, इसका मान हम देखेंगे अभी। तो दोस्त ये आपका क्या था, कूलाम का नियम था, समझने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है। कूलाम ने कहा था कि दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो कितना होगा, तो वो जो होगा K इंटू Q1 Q2 बटा में I² होगा, तो ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, इसमें कुछ और बातें। ये कूलाम का सूत्र है, नियम है, जहां पे K क्या है दोस्त, समानुपातिक नियतांक है, और K का मान परीक्षा में पूछ सकता है, कॉम्पिटेटिव में भी पूछ सकता है, या पूछता है दोस्त कि K किस पर निर्भर करता है, K का मान निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, जो K का मान है
यह आवेशों के बीच माध्यम, जैसे यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, तो हो सकता है बीच में निर्वात हो, बीच में कोई हवा हो, बीच में कोई मोम हो, बीच में कोई प्लास्टिक हो, कुछ भी सकता है ना दोस्त। तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो पदार्थ है माध्यम के रूप में, उन माध्यम पर निर्भर करता है। हवा के लिए अलग, पानी के लिए अलग, निर्वात के लिए अलग, सबके लिए क्या होगा, K का मान अलग अलग होगा। जैसा माध्यम ऐसा K का मान, ठीक है। तो ये आवेशों के बीच माध्यम निर्भर करता है, याद रखिएगा। और सेकेंड है प्रयुक्त मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, मतलब K का मान कम बेसी होगा जैसा पद्धति मात्रक लिखने का प्रयोग। जैसे मान लीजिए SI में प्रयोग करेंगे, मात्रक लिखेंगे तो उसका कुछ और वैल्यू आएगा। अगर हम MKS लिखेंगे उसका कुछ और मान आएगा। ऐसे ही CGS में लिखेंगे कुछ और मात्रक वैल्यू आएगा दोस्त। तो वही कर रहा है कि जैसा मात्रक सिद्धांत आप प्रयोग करेंगे वैसा उसका मान भी बदलेगा K का, ठीक है। यदि माध्यम वायु हो या निर्वात हो, माध्यम क्या हो दोस्त, अगर दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम प्रयोग किया गया है वह माध्यम क्या है, अगर वो माध्यम बीच में क्या है, हवा या वायु है या निर्वात है, ठीक है ना। तो कितना K का मान होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न डायरेक्ट पूछता है। तो उस समय K का मान कितना होता है, उस समय 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये आपका K का मात्रक है, K का मात्रक भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। आइए हम आगे इसी से कुछ और इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं, कहीं मत जाइए दोस्त। ये तो हम जान चुके हैं यहाँ तक कि F का मान Q1 Q2 बटा हमारे स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। मात्रक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्त। बीमा भी यहाँ से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। K का मान रख दिया जाता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये K की जगह पर रखा गया है, जहाँ K था वहाँ लिख दिया गया, मतलब K का वैल्यू इतना रखा जाता है। जहाँ K क्या है दोस्त, तो K का स्थान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा गया है। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, जो प्रतीक है, ये किसके लिए लिखी गई है, तो निर्वात की वैद्युतशीलता है दोस्त। ध्यान दीजिएगा एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कितनी इसकी वैल्यू होती है, 8.855 × 10⁻12 कूलम मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब वैद्युतशीलता का उल्टा होगा, देखिए ध्यान दीजिए, सॉरी, जो वैद्युतशीलता है उसका मात्रक क्या होगा, उसका मात्रक जो होगा आपके K के मात्रक के उल्टा होगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे इसका मात्रक क्या था, गलती से हो गया, लिखा गया है इसको, किसका मात्रक था दोस्त, तो ये मात्रक K का था ना, जो लिखा था हमने अभी स्मॉल K का था, ठीक है। तो इसका इतना हो गया, ये हो गया दोस्त, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया। अब अगर माध्यम निर्वात या हवा ना हो, अन्य कोई माध्यम हो, तो जैसे कांच हो, पानी हो, मोम हो, ऐसा कुछ हो, तो क्या होगा, तो बस वही रहेगा, यहाँ K की वैल्यू बढ़ जाएगी, कैपिटल K। जहाँ पे कैपिटल K क्या है दोस्त, जो माध्यम प्रयोग किया गया उस माध्यम का वैद्युतशीलता है, ठीक है ना। तो वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है, स्मॉल K, इस समानुपाती नियतांक के मात्रक का उल्टा है, समानुपाती नियतांक के मात्रक का उल्टा है। ध्यान दीजिएगा वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है, तो समानुपाती नियतांक के मात्रक का उल्टा है, ठीक ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ये न्यूमेरिकल है, इसको नोट करिए, अच्छा से याद करिए, तो आपके आगे काम आएगा। हमने जितना प्रयास करना था उतना प्रयास किया, आप अपना प्रयास करें दोस्त और अध्ययन करें। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।